नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश होने वाली कम से कम 3 पहलवानों ने पैनल की कार्यवाही पर चिंता जताई है। नाम ना छापने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में तीनों पहलवानों ने कहा कि उन्हें अपने उत्पीड़न का वीडियो का ऑडियो सबूत देने के लिए कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक पहलवान ने बताया कि जांच के दौरान उन्हें कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनके पिता जैसे हैं। पहलवान ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह तो तुम्हारे पिता जैसे हैं, वह तो ऐसे ही चीजें कर रहे थे, तुमने उसे यौन उत्पीड़न समझ लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ब्रजभूषण की छवि खराब कर रहे हैं। हमसे ये तक कहा गया कि इन सब का कोई फायदा नहीं है और हमें ट्रेनिंग पर लौट जाना चाहिए। बता दें, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान भी ये कह चुके हैं कि उन्हें ओवरसाइट कमेटी पर भरोसा नहीं है और इसी वजह से वो फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। 15 मई की शाम को आंदोलनकारी पहलवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक मार्च किया। इसमें कहा गया है कि वे अपने विरोध को वैश्विक बनाने की योजना बना रहे हैं और अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों से भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग में समर्थन के लिए संपर्क किया है। भारत के शीर्ष पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने कहा, हम ओलंपियन और ओलंपिक पदक विजेताओं से संपर्क करेंगे, हम इसे वैश्विक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पीछे किया जा रहा है। फोगाट ने आगे आरोप लगाया कि सिर्फ न्याय मांगने के लिए पहलवानों को कलंकित किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज मंगलवार को फैसला ले सकता है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियों का अंत हो गया है और वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं। वो सीधे खड़गे के घर जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। खड़गे के घर राहुल गांधी भी पहुंचे थे। DK ने आज ANI को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि हम एकजुट हैं, आलाकमान जो तय करेगा वो फैसला माना जाएगा। मैं सिद्धरामैया का बहुत सम्मान करता हूं, मैं पार्टी की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। समझा जाता है कि यहीं पर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार को बुलाकर बैठक होगी और सारा मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज मंगलवार को फैसला ले सकता है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियों का अंत हो गया है और वो आज दिल्ली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर DK की नाराजगी को मीडिया के एक हिस्से में बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। PTI के मुताबिक DK के भाई और कांग्रेस सांसद DK सुरेश ने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। DK सुरेश ने कहा कि शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली में राज्य में सरकार गठन पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के लिए आ रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले DK शिवकुमार ने ANI से कहा, हमारा एक घर है, हमारी संख्या 135 है, मैं यहाँ किसी को बांटना नहीं चाहता, वे मुझे पसंद करें या ना करें, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं मारूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूंगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, KCR और अलग अलग राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी उन सभी जगहों पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी भी ये बात कह चुके हैं और इससे पहले भी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। PM मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी सरकार द्वारा जारी धार्मिक आज़ादी रिपोर्ट में भारत के हालात पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पिछले 4 वर्षों से ऐसी रिपोर्ट हर साल आती है और भारत सरकार ऐसी रिपोर्ट को रिजेक्ट करती रही है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान 2022 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी की। हालांकि ब्लिंकन के आधिकारिक भाषण में भारत का जिक्र नहीं किया गया है। ब्लिंकन ने चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ का नाम लिया है, लेकिन रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर विस्तार से बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के राजदूत रशद हुसैन के मुताबिक रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब सहित कई सरकारें धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का सम्मान बढ़ा है और विपक्षी दलों ने भी विपक्षी एकता की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि यह बताया गया है कि सोरेन ने कांग्रेस को जीत के लिए बधाई दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान विपक्षी एकता पर बातचीत हुई। बता दें, नीतीश कुमार भी अलग अलग दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि संसद की नई इमारत जो अपने अंतिम चरण में है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर मई के अंतिम सप्ताह में करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बता दें, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की याचिका थी। बता दें, इस साल फरवरी में जनहित याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस एस.के. कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, हम मानते हैं कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण सही है कि अगर किसी अथॉरिटी ने खराब बयान दिया है तो ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट उससे निपटने के लिए व्यापक है। ये बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। बता दें, वकीलों के संस्था ने रिजिजू और धनखड़ के खिलाफ उसकी जनहित याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के 1 फरवरी के फैसले को चुनौती दी थी। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में भारत के निर्यात में गिरावट आई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में निर्यात 12.7% गिरकर 34.66 अरब डॉलर का रह गया है, जो बीते वर्ष के समान महीने के मुकाबले 12.7% कम है। सरकार की ओर से निर्यात आंकड़े जारी करते हुए कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका के मार्केट में मांग कम होने की वजह से निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति में सुधार में कुछ महीने लगेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने में हर संभव मदद करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इससे पहले उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके 4 मंत्रियों के साथ दिल्ली में राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। राज्य में 3 मई को हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय लोगों का दर्जा देने के खिलाफ ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया था। सीबीआई ने मंगलवार को बिहार के पटना और आरा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं किरण देवी और अरुण देव से जुड़े 9 स्थानों पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में तलाशी ली। बता दें, पिछले साल मई में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक नए मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक लालू जब केंद्र की यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे, तब कम से कम 8 लोगों को जमीन के प्लॉट के बदले रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। इसी मामले में सीबीआई की ये रेड नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में लालू के करीबी माने जाने वाले प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी चल रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।